गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। शाम 7 बजे की बड़ी बहस लेकर हाजिर हैं। आज बड़ी खबर पाकिस्तान से है। जी हां, पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी। अपने बयान में एक बार फिर से उन्होंने जाहिर कर दिया कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन है, हिंदू उनके दुश्मन हैं, हिंदू उनसे अलग हैं। और उनकी बातों से यह लगा कि वो अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कभी जनरल परवेज मुशर्रफ चला करते थे, जो जंग के हिमायती थे। और भी एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि कश्मीर उनके गले की नस है, था और रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीन के लिए गाजा है, उसी तरह से हमारे लिए कश्मीर है। जरा समझिएगा कि किस तरह का नैरेशन, किस तरह का नैरेटिव जनरल साहब पेश करने की, बताने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी बातों से, उनके जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से उनके टैंट्रम्स थे जब वो अपने बयान को हजारों लोगों के सामने दे रहे थे, तो एक ही मैसेज समझ में आ रहा था कि वो जंग चाहते हैं भारत के साथ। वो चाहते हैं कश्मीर भारत से छीन लिया जाए। वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। जरा सुनिए कि मुनीर ने क्या कुछ कहा है। एक जहर बुझी जबान से जहरीला बयान निकला है। Are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. तो आपने सुना कि मुनीर को हिंदुओं से कितनी नफरत है। अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर के लिए क्या बोला है पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने, जरा वो भी सुन लीजिएगा। Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. तो आपने मुनीर का बयान सुन लिया। कुछ अहम सवाल हैं जो प्राइम टाइम डिबेट में उठना बहुत लाजमी थे। सवाल नंबर 1 जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, सवाल नंबर 1 यह है कि क्या मुशर्रफ के रास्ते पर अब जनरल मुनीर निकल चुके हैं? क्या वो जंग के हिमायती हैं? सवाल नंबर 2 जो प्राइम टाइम डिबेट में हम पूछ रहे हैं और इस पर हम डिबेट भी करेंगे, क्या आर्मी चीफ ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत दिखाई अपने बयान में? सवाल नंबर 3 जिस पर हम डिबेट करेंगे, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या कश्मीर पर मुशर्रफ जैसा सोचते हैं पाक जनरल? और सवाल नंबर 4 जिस पर हम डिबेट पर चर्चा करेंगे, क्या जनरल मुनीर जंग के हिमायती हैं? क्या वो जंग चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की सेनाएं बॉर्डर पर एक दूसरे से जंग करें? क्या वो कश्मीर छीनना चाहते हैं? अगर कश्मीर छीनना है तो जंग करिए और दिखाइए कि कितनी कुव्वत आपके अंदर है। अभी भारत तो यह प्लान कर रहा है कि पीओके को कब हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि पीओके भारत के नक्शे में भारत ने अपना बताया है। एक बड़ी टीम, एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा जो इस मसले पर डिबेट करेगा। और आइए मैं आपको डिबेट के जो पैनलिस्ट हैं उन सब से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर होंगे, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी के। टीपी त्यागी होंगे, रिटायर्ड कर्नल हैं, रक्षा विशेषज्ञ समझिए, आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। इनके विचार लेना भी जरूरी है। साथ ही साथ मेरे पाकिस्तानी दोस्त हमास दुर्रानी जुड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं और बहुत वक्त से पाकिस्तान के नेशनल, इंटरनेशनल और आर्मी के एजेंडे को ट्रैक कर रहे हैं, उसकी बेहद अच्छी समझ रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जनरल मुनीर ने किया है, वो भाषा बहुत तीखी थी। उस भाषा से यह पता चल रहा था कि वो कितना नापसंद करते हैं हिंदुस्तान को और वाले को। आइए फटाफट डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पैनल में आपको तमाम हमारे जो गेस्ट है वो दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप भटनागर आपको दिख रहे हैं, शिशिर चतुर्वेदी आपको दिख रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं टीपी त्यागी सर बहुत बहुत स्वागत है। हजाम दुर्रानी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं हजाम दुर्रानी से ही एक रिएक्शन लूंगा। हजाम साहब, एक आर्मी चीफ जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, ये बहुत भड़काने वाला बयान था और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं से उनको बहुत नफरत है।
जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल कर, अमित सिंह जी आपका। जी लेकिन बात ये है कि ये जो अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जहाँ मैंने इनकी पूरी तकरीर को सुना, हम्म और एक दफा नहीं, मैंने 2 से 3 दफा इसको पूरा सुना, क्योंकि जो इन्होंने तकरीर की थी डेफिनेटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड तो मुझे करना ही था, चाहे वो अपना पाकिस्तानी मीडिया हो या आपका मीडिया हो या यूरोप का कोई भी मीडिया हो। जी तो मुझे उस तरह की चीज नजर नहीं आई जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। जी आप ये कह रहे हैं कि उनको आसिफ मनीर को हिंदुओं से कोई किसी किस्म की नफरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म हिंदुओं से नफरत मुझे तो बिल्कुल नहीं है, ना ही उनके बयान में कहीं पे ये चीज साबित हो रही है या जाहिर हो रही है। जी अगर आप बगैर किसी वजह के या वैसे एक इशू बनाना चाहते हैं या किसी और इसको लिंक करके कोई और सवाल पूछना चाहते हैं या डिबेट करना चाहते हैं, तो फिर तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी आर्मी चीफ जो होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, या किसी भी मुल्क का होगा, वो कभी भी किसी भी दूसरे मुल्क की जो मजहब है या खासतौर पे उनकी जो मैक्सिमम आबादी जहां पर होगी, जो मेजोरिटी की होगी, उसके ऊपर कभी भी किसी चीज को गुफ्तगू नहीं करेगा। वो जब भी अगर बात करेगा तो हाँ, अगर उन्होंने ये बात कही हो कि जनाब इंडिया जो है उसने ये हरकतें की हैं, उसका जवाब हम देंगे, तब मैं ये बात बिल्कुल मानने को दुरानी तैयार हूं। साहब, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था, दुरानी साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था मेरा कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कौम बता रहे हैं, उसका रीजन दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बहुत खराब है सर, सिख बहुत परेशान हैं, मंदिर चलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के जो नॉन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में उनके साथ जो बेतरतीबी हो रही है उस पर भी कोई बात कर लेते मुनीर साहब। जी बिल्कुल, आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और उसके ऊपर इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो उसके अंदर मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज के अंदर मैं आपको ऐड करूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की हालत बहुत खराब हो रही है, तो ये चीजें तो हर जगह पर ऐसी होती है। आप अफगानिस्तान में देख लें, आप जो है भारत के अंदर देख लें, आप बांग्लादेश के दुरानी साहब पॉइंट टेकन, आई हैव टू गो टू बीजेपी स्पोक्सपर्सन। ठीक है दुरानी साहब, पॉइंट टेकन। जो है चीजों को देखना पड़ता है ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप भटनागर कश्मीर को लेकर कहते हैं जनरल साहब कि कश्मीर हमारे गले की नस है, कश्मीर की तुलना गाजा से होती है, और आपको लगता है कि जो भाषण उन्होंने दिया, दुरानी साहब कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। आपको भी यही लगता है सर? प्रदीप जी। देखिए, मैं समझता हूँ जनरल साहब जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। वाकई में वो जो विरोधी है इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, भारत विरोधी है इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। भाई उनके पूर्वज कह के गए हैं कि घास की रोटी खानी है, मगर पाकिस्तान को युद्ध लड़ना है भारत से हर कीमत से, चाहे घास की रोटी खानी पड़ती। तो उस पक्षों पे चल रहा है पूरा पाकिस्तान का जनरल हो। और वाकई में हिंदुओं को मानते ही नहीं उनके हैं वो साहब अपने स्टेटों में अगर 2 राष्ट्र है, तो संविधान है, सब कुछ 2 है, क्या दिक्कत है? भाई जनरल मुनीर को उनसे पूछना चाहिए, भारत के हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, जब पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन गई थी जी, तो आप भारत में क्या कर रहे हैं जी? क्या राइट बनता आपका भारत में रहने का? जी, पाकिस्तान आई है मुस्लिम कंट्री में जी, जनरल मुनीर को बोलना चाहिए शब्द। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ के मुसलमान भी जो है वो काफिर है पाकिस्तान के लिए। जी, कश्मीर चाहिए इनको, मगर भारत का मुसलमान जब वहां पे पाकिस्तान जाएगा अपने रिश्तेदार से मिलने घूमने, तो उसे किस तरह करेंगे संबोधन कि भाई देखिए भारत से आया है, काफिर आया है। जो अब तक विस्थापित जो वहाँ पाकिस्तान के अंदर भारत के लोग हुए हैं उन्हें आज तक ये काफिर बोलते हैं। और इसके क्या बोलेंगे? बनने को ये मुस्लिम कंट्री बनना चाहते हैं, मुसलमान कंट्री बनना चाहते हैं, पूरे विश्व स्तर ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई इस्लाम को पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। को समझना चाहिए कि जनरल मुनीर आप पहले रोटी की व्यवस्था कर लीजिए। आपके पास अपने जो आपके जो जहाज खड़े हैं उन्हें पेट्रोल तक के लिए आपके पास पैसे नहीं है जी, भारत की तरफ निगाहें ना गाड़े जी। और भारत और रही कश्मीर की बात, वो तो हमारा है ही जी, क्योंकि हमारे भारत में जो फ्लैग लगा ना शांति का, उसे खराब नहीं करना चाहते। तो ये नहीं कि अगर हम कुछ नहीं कहते तो बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल सही है। समय की नजाकत का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, समय आएगा कश्मीर ले लेंगे अपने आप। ठीक है प्रदीप जी,
ठीक है शिशिर चतुर्वेदी, जिस तरह के बयान मुनीर साहब ने दिए हैं, ऐसा लग रहा था कि हिंदू कोई बीमारी है, किसी तरह का इन्फेक्शन है। ऐसा है कि अपनी जिस प्रकार से वो जी कमियों को छुपाना चाहते हैं, जी पाकिस्तान उससे संभल नहीं रहा है, वहां की सीमाएं संभल रही है। अफगानिस्तान घुस के वहां पर क्या कर रहा है आप देखिए, वहां पर किस प्रकार से लूट मार मची है, आतंक मचा है, जिस प्रकार से वहां सब कुछ हो रहा है दुनिया देख रही है। तो ध्यान बटाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है। सिंध संभल नहीं रहा है, बलूच संभल नहीं रहा है। हिंदुओं की हालत ये हो गई, 1% हिंदू वहां बचा है, उसके क्या हालात है। अभी आज ही की घटना है, कल की संदिग्ध स्थिति में वहां पर एक मछुआरा भारतीय वहां जेल में मार दिया जाता है जी। और जो वो बात कर रहे थे गाजा की, वहां क्या हो रहा है। इजराइल के निर्दोष नागरिकों को बंधक बनाने पे कोई मुस्लिम राष्ट्र बात करने को तैयार नहीं है जी। अगर हमारे निर्दोष नागरिकों को बंधक बनाओगे तो मारेगा वो। इतने मुस्लिम राष्ट्र मिल के भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं जी। यही इनकी सच्चाई है। बेईमानी से पैदा हुआ पाकिस्तान जी। जो इस देश का 19% भूभाग लेने के बाद 13% मुसलमानों को नहीं ले जा पाया जी। तो बेईमानी वहां उसने क्या किया, वहां जो हिंदू थे उनके साथ उनकी जमीन लूट ली, दुकान लूट ली, मकान लूट लिया, दौलत लूट ली, सोना लूट लिया, चांदी लूट लिया, बहन बेटी से आबरू लूट ली, मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, सारे बात तो किए। तो ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये दुनिया में जहां जहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अधिकार जने पे मारकाट बची हुई है। ठीक है शिशिर जी। सीरिया को देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, कहाँ कहाँ के उदाहरण थे। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पे ये खुले में वहां नमाज पढ़ने लगे जी। तो ये सब स्थितियां है। ठीक है। अब त्यागी सर, अब आई वांट यू टू रिएक्ट ऑन दैट। आज कश्मीर के मसले पर एक बार फिर से पाकिस्तान का दुख छलक आया। कश्मीर को लेकर बड़े दुखी दिखाई दिए थे जनरल साहब, जब उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे गले की नस है और गाजा वगैरह से तुलना कर दी कश्मीर की, और ये भी कह रहे हैं कि कश्मीरी भाइयों की पूरी मदद करेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं। अरे कश्मीर में संघर्ष कौन कर रहा है त्यागी सर, जरा रोशनी डालिए। मुझे इनकी बातों पे हंसी आ रही है जी। वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर में हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी मदद करेंगे और कश्मीर को अपने में मिलाएंगे। अब वो जो मुस्लिम भाई हैं वो कश्मीर में इतने खुश हैं कि उनमें से एक मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है जी। और वो जो पीओके है, जो पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और जिसपे पाकिस्तान का जबरदस्ती कब्जा है, वहाँ के सारे लोग ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आग पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। ये तो एक बात हुई जी सर। फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि अब देखिए जो मैं कहानी पाकिस्तान को सुना रहा हूँ, वो डायस्पोरा से बात कर रहे थे जी। ये कहानी आप अपनी जनरेशन को सुनाना और ये बताना कि पाकिस्तान में हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, हमारा सुपीरियर कल्चर है, यानी कि सुपीरियर आइडियोलॉजी और सुपीरियर कल्चर बता के हिंदुओं में और मुसलमानों में रिफ्ट तो पैदा कर दी उन्होंने, यानी कि वो अपने आप को उनसे ज्यादा बड़ा समझते हैं जी। इस किस्म की रिफ्ट पैदा कर दी तो क्या इससे हिंदुओं के प्रति घृणा न माना जाए। तीसरी बात वो कहते हैं 2 नेशन थ्योरी, वही परवेज मुशर्रफ की भी और जिन्ना की भी, कि भाई हमारे कस्टम अलग है, हमारे रिलीजन अलग है, हम सोचते अलग अलग है, मगर आखिरी बात हमारी एम्बिशन अलग है, यानी कि उनकी एम्बिशन किसी तरह से कश्मीर के ऊपर कब्जा करना। और फाइनली हमारे लिए अमीर ऐसा है जैसे फिलिस्तीनियों के लिए गाजा। अब मैं एक बात पूछता हूँ, आधे से आधे गाजा के ऊपर इजराइल का कब्जा हो चुका है, तो अब ये समझ लें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या होने वाला है। वो अपनी डिफेंस में एक बात और कहते हैं और बड़े लॉजिक के साथ कहते हैं, लगे हिंदुस्तान की 13 लाख फौज है और वो 13 लाख फौज पाकिस्तान को आज तक डरा नहीं पाई, तो क्या
ये थोड़े से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के टेररिस्ट हमें डरा पाएंगे? अरे सर, डर तो आप रहे हैं। आपने ट्रेन का हाईजैक देखा, आपने सुसाइड देखा उन बसों का, पर मगर यहाँ मामला केवल यहीं तक नहीं है सर जी। यहाँ मामला ये है कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, अब वो कंपाउंड हो चुकी है। देखिए, मैं 30 सेकेंड में बताता हूँ। जैसे एक क्वेड ऑफ नेशंस है, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, अभी पाकिस्तान के दोस्त चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए। ऐसे ही आज पाकिस्तान के ये जनरल साहब, ये समझ लें, उनके खिलाफ एक क्वेड ऑफ टेरर बन चुका है, और जिसमें शामिल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जी, अफगानिस्तान का तालिबान जी, और इस्लामिक स्टेट खुरासान। और इन्होंने कसम खाई है कि पाकिस्तान की आर्मी को ध्वस्त करके पाकिस्तान की संसद पे शरिया का झंडा लहराना है। ठीक है त्यागी सर, जवाब ले लेते हैं। जी सर, सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। दुरानी साहब, जवाब दीजिए। सर, सबसे पहले अमित, आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी, बल्कि मैंने आपकी जो टीम जो थी उनको भी मैंने ये बात कही है कि आई एम सो सॉरी, आई एम अनएबल टू हियर एनीथिंग। जी, तो अगर आप मुझे अब आवाज प्रॉपर आनी शुरू हुई है, अगर आपको सवाल, अगर हाँ, सवाल मेरा ये है, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि आप ये कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान खुश है, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अल्पसंख्यक भारत में विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सरकारों के खिलाफ जाते हैं, क्या पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है? क्या अगर पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क है तो कोई हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान जाने से क्यों डरता है? क्यों वो पाकिस्तान नहीं चला जाता? क्यों वहां की नागरिकता क्यों नहीं ले लेता? और जो गाजा के एवज में उन्होंने कहा कि जैसे गाजा फिलिस्तीन के लिए है तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए। गाजा की हालत देख रहे हैं, 90% इलाके में सर इजराइल का कब्जा है। मैं खुद वहां पर रिपोर्टिंग करके आया हूं और वहां पे हालत मैं देख के आ रहा हूं क्या हालत है। ये सवाल पूछ रहे हैं सर, जवाब दीजिए दुरानी साहब। जी, आपके सवाल बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, उसमें यह है कि जो अभी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सी कुछ चीज है जो कि हुकूमत के खिलाफ जो है कोई भी पार्टी जो है या कोई भी शख्स जो है वो कभी अदालत में नहीं गया। सर बिल्कुल जाते हैं। मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं सर, क्या हिंदू सरकार के खिलाफ सड़कों पर पाकिस्तान में उतर सकता है? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए बात करें आप इस वक्त दो मसले की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं जी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखें, पाकिस्तान के अंदर जो था क्रिश्चियन आबादी के ऊपर या जो क्रिश्चियन जो यहाँ पे जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ और वहाँ पे उनके ऊपर पीसीआर वॉल्यूम बढ़ाइए दुरानी साहब का। पीसीआर पाकिस्तान के चंद जो शरपसंद लोग जो थे उन्होंने एक मजहबी जमात का नाम लेके उन पे हमला किया और उनके ऊपर कत्लो गरत किया, और उसका जवाब ये निकला कि जो बाकी जो लोग जो थे उन्होंने ना सिर्फ उनको रोका बल्कि पुलिस को बर वक्त बुला के उनको गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद वो जितने भी लोग जो थे वो, बल्कि ये तो लाहौर का ही वाकया और बड़ा मशहूर वाकया ये तो, और उसमें वो जितने भी लोग पकड़े गए थे वो सारे के सारे जो थे वो जेलों के अंदर है, सजा भी मिली है और उनको उनमें से 2 बंदों को फांसी भी मिली है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ सर, देखिए आप स्पेसिफिकली बार बार जो है हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के शहरी इलाकों की अगर बात करते हैं तो क्या बलूचिस्तान के अंदर हिंदू जो है श्राइन्स नहीं है? क्या सिंध के अंदर हिंदुओं के श्राइन्स नहीं है? क्या पंजाब के अंदर हिंदुओं की श्राइन्स नहीं है? केपीके के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो कि हिंदुओं की श्राइन्स जो है वहाँ पे अभी तक मौजूद है और प्रैक्टिसिंग है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इक्का दुक्का वाकया अगर हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अभी, अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा था कि हिंदू कम्युनिटी के जो सिंध की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे कहा जा रहा था कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो है वो कोई अपना उनके साथ तो मसाइल पैदा हुए हैं। उसके अंदर जिन लोगों ने ये हरकत की थी, इवन वो प्रॉब्लम जो था वो 2 कबाइल का आपस की लड़ाई थी और जिसकी वजह से उन्होंने मंदिर की हिफाजत के लिए यहाँ पे ये मसाइल पैदा हुए थे और गाँव के लोग जो कि मुसलमान थे उन्होंने आके जो डाकू थे या जो लुटेरे थे जो कि अपने आप को सो कार्ड एक किसी मजहबी जमात के लोग बता रहे थे, उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनको वहां से मार भी भगाया था। ठीक है, तीसरी बात आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर की अगर बात कर रहा है या जनरल आसिम मलिक ने अगर ये बात की है कि जिस तरह अभी आप बार बार एक ही चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो सर त्यागी साहब क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मैं अभी प्रोग्राम से पहले उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी,
तो इंडिया में भी तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती है ना सर। अभी मैं अभी आप बताता हूँ, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। आपके बड़े अच्छे एक जो है पॉलिटिशियन है बीजेपी के, और वो तो बाकायदा तौर पे लोगों को ये बता रहे थे कि आप अपने बच्चे ज्यादा पैदा करें, हथियार ज्यादा खरीदें, क्योंकि हमने मुसलमानों का मुकाबला करना है और हमने हिंदुत्व को आगे लेके आना है। तो सर देखिए, इस तरह के जो लोग जो दोनों तरफ के अंदर बैठे हुए हैं, वो दोनों मुल्कों के दरमियान में आग बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर मैं कहना तो नहीं चाहिए, कहना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो लड़ाई के बिल्कुल हक में भी नहीं हूँ, कभी भी लड़ाई के हक में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुनूनी लोग बैठे हुए हैं, तो सर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जुनूनी लोग बैठे हुए हैं। सर अगर आप हमें ये कह रहे हैं कि आप अपने गिरबान में झांकें, तो मेरा ख्याल है सर, मैं भी आपको ये कहूँगा, आप भी आरएसएस की जो अदाव है उसके ऊपर भी थोड़ा गौर जवाब ले लेते हैं। दुरानी साहब, प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि आपने शुरू में शब्द में कहा था कि मेरे दोस्त पत्रकार पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, आपने शब्द कहे थे जी। आपके दोस्त ने आपका संबोधन अच्छा नहीं करा जी। आपने दोस्त बोल दिया हिंदुस्तानी होने के नाते जी। मगर पाकिस्तानियों को दिल में जगह नहीं है आप लोग जी। तो मैं ये बता दूंगा। चीज ये जो बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ इन्होंने उंगली उठाई थी, इसका जवाब देना बड़ा जरूरी है जी। कि आप मेरे भारत में आइए और मेरे भारत के प्रधानमंत्री से लिखिए, वो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, जो सब धर्म, सारे धर्म और सारे मजहब और सारे जाति के लोग रहते हैं। यहाँ अगर भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिलता है तो ये देख के नहीं मिलता कि हिंदू या मुसलमान है। अगर छत मिलती है सरकार की तरफ से तो ये देख के नहीं मिलती हिंदू या मुसलमान। जी। मैं तो आपसे कहूंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार अगर पाकिस्तान से बोलते हैं कि भारत से सीखे और अपने प्रधानमंत्री से कहें कि आटे की व्यवस्था करें पूरी, क्यों आटा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और जनरल मुनीर जो है पूरे पाकिस्तान के हैं और पावर रखते हैं प्रधानमंत्री जितनी, तो उनकी जो नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक है जो भूखे मर रहे हैं जी, जो आज 3 गुना महंगा आटा खा रहे हैं, कि उनके विषय में क्यों नहीं काम करते जी। क्या उन्हें अपने लोगों से प्यार नहीं है। और रही आपने संघ की बात, अभी राष्ट्रीय सेवा संघ की बात करी, अभी 1 महीना आइए राष्ट्रीय सेवा संघ के साथ जो कार्यकर्ता है हमारे स्वयं सेवा के, उनके साथ रहिए, आपको इंसानियत समझा के और इंसान और इंसानियत क्या होती है वो आपको बाखूबी समझा के भेजेंगे आपको। और आप इतने मुरीद हो जाएंगे आरएसएस के कि हो सकता है कि आप भी कहें कि हमारे यहाँ भी आप कैंप लगाएं, शाखा लगाएं आरएसएस की। जी। तो श्रीमान, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बलूचिस्तान में जो आपने गदर मचा रखा है, पहले उससे तो निपट लीजिए। वो तो जरा से चिंती मरे, उन्होंने यहाँ पे कितने फौजियों को मार के घर भेज दिया, उन बेचारियों को बेवा कर दिया, बच्चे को अनाथ कर दिया, आप उनके साथ न्याय नहीं कर पाए और भारत के सपने देखते हैं। ठीक है प्रदीप जी। भारत ने तो पूरे विश्व को संदेश दिया है शांति का, तो हर कोई पूछता है और भारत को पूजता है। ठीक है दुरानी साहब, आ रहा हूँ। सब देखिए कहाँ है। ठीक है प्रदीप, जवाब लेते हैं दुरानी साहब। टीवी सर, मैं टैगी सर मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी, बस 1 मिनट में। जी दुरानी साहब। अमित, अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे काइंडली अभी जो ये रिस्पॉन्ड कर रहे थे इनका नाम मुझे बताएं। प्रदीप भटनागर है, बीजेपी प्रवक्ता है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ, भटनागर साहब। जी भटनागर साहब। भटनागर साहब, आपने जो बिल्कुल डायरेक्ट मुझे बात कही है, मैं उसका आपको सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा। पीसीआर वर्सेस की विंडो लगाइए। मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड और अमेरिका के बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ मैं मुस्तकिल रास्ते में रहता हूँ और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर मेरी इनके साथ गुफ्तगू रहती है। और अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा कि अभी रिसेंटली जो है, अगर आपके मुल्क, आप जैसे मुझे कहा कि आप इंडिया के अंदर आए, तो सर मैंने तो 5 दफा कोशिश की है सर, मेरा वीजा रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि सर मुझे इजाजत नहीं है इंडिया में आने की, मुझे नहीं पता क्या रीजन क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंट अभी आपका जो एक बिल आपने यहाँ पे पेश किया था मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड के ऊपर, उस पर मैंने जो पॉइंट लेने के लिए हिंदू, मुसलमान और सिख मज़हब से अगर आप कहते हैं तो मैं ऑन कैमरा, ऑन लाइव प्रोग्राम के अंदर जर्नलिस्ट के नाम लेके आपको बता सकता हूँ। जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा यार दुरानी, प्रॉब्लम यह है कि हम इससे बात करने को बिल्कुल, इसके अलावा इससे पहले भी हुआ, मैंने कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश की, मैंने आप लोगों से पॉइंट लेने की कोशिश की, जर्नलिस्ट से, आप लोगों से नहीं, तो मुझे उसका जवाब ये मिला कि भाई हम आपसे वैसे टेलीफोन पे बात कर लेंगे लेकिन हम ऑन कैमरा आपके साथ बात नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इशू ये है कि अगर हम आ जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरी बात, भटनागर साहब, आप क्योंकि एक पॉलिटिशियन है,
आप जो बात कर रहे होंगे वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सर क्योंकि हम लोग जो है हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रहे होते हैं और हम बिल्कुल नहीं चाह रहे होते कि किसी किस्म के मसाइल पैदा हो, लेकिन इसके लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि मेरी वजह से मेरे किसी एक फेलो जो जर्नलिस्ट है वो चाहे इंडिया में हो, अफगानिस्तान में हो, पेशावर में हो, कहीं भी वो मौजूद हो, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो हम अभी आपने जो है मुझे तंग किया बेसिकली ये बात करके, तो मुझे मजबूर किया, सॉरी तंग नहीं किया, मजबूर होकर मुझे ये बात करनी पड़ी है भटनागर साहब कि जो बात आप ये कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हर चीज सोना बिल्कुल नहीं होती और आप हर चीज को सोना बना के सारी जिंदगी नहीं बेच सकते। अभी आपने कहा कि बलूचिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान के जो आपके स्पॉन्सर्ड जो बीएलए के लोग हैं उनके साथ भी मैं रास्ते के अंदर हूं। ये आप बिल्कुल मत भूलें कि आप ये समझे कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, किसी पूरी दुनिया में किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं बीएलए के बंदों के साथ भी राब्ते में हूँ, मैं बीवाईसी के बंदों के साथ भी राब्ते में हूँ, मैं वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ भी राब्ते में अंदर होता हूँ और वहां पे जो फील्ड के ऊपर जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनके साथ भी मैं राब्ते में हूँ और ना सिर्फ उनके साथ राब्ते में हूँ बल्कि मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर उनको बुलाता भी हूँ। अभी कल आप ही के चैनल के ऊपर जो है एक आपका बिलाल साहब है, डॉक्टर बिलाल बलोच, जो कि इस वक्त फ्रांस के अंदर बैठे हुए हैं, उनको स्पॉन्सर्ड किसने किया है वहां पे? बिलाल मस्ती साहब जो है वो जर्मनी में अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो बीएलए को जो स्पोक्स पर्सन है उसको स्पॉन्सर किसने किया हुआ है? ठीक है, हर दरयार मरी ने सबसे पहले इंडियन पासपोर्ट लेने के लिए आपको दरखास्त दी थी, आप लोगों ने उसको इनकार कर दिया, उसके बाद वो चला गया अपना स्विट्जरलैंड में चला गया। सर आप भटनागर साहब मोर देन 100 पीपल फ्यूजिटिव जो कि बीएलए के हैं और वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करें, क्या वो आपके मुल्क के अंदर नहीं बैठे हुए? सर देखिए इन बातों को छोड़ दें, असल बात यह है कि आप ये मुद्दा बना के बैठे हुए हैं कि जो कुछ भी कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। ऐसा बिल्कुल सर देखिए, जब तक आप किसी को चुटकी नहीं काटेंगे अगला कभी भी आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। आप मुसलसल चुटकी काटेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से थप्पड़ लगेगा, लेकिन आप इस वक्त एक चाय की प्याली के अंदर भूचाल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिम मुनीर ने ये कह दिया लिहाजा हिंदुओं के ऊपर जो है ना पता नहीं क्या कड़ा वक्त आ गया। सर बिल्कुल गलत है ये। सिर्फ सर नरेंद्र मोदी साहब, जब से नरेंद्र मोदी साहब जो है वो सत्ता के अंदर आए हैं तब से ही हिंदू जो है वो इतनी मजलूम कौम हो गई है। इससे पहले सर हम तारीख में सर ये देखते आए थे कि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे जो है ना वो मजबूर और मजलूम तरीन मुल्क है। हर कौम जो उसके खिलाफ आ गई है। अब आप ये बात लेके बैठ गए कि पूरी दुनिया चलिए जवाब ले लेते हैं, सिर्फ जो है वो प्रदीप भटनागर से जवाब ले लेते हैं। सबसे मजलूम है, सबसे खतरनाक। ठीक है दुरानी साहब, प्रदीप भटनागर फटाफट जवाब दिए, मुझे त्यागी सर के पास जाना है अभी जी। अभी पूछिए ना अपने जनरल से आप कि आपने भारत में किस तरह बम ब्लास्ट कराया और कैसे सीज फायर बार बार कैसे तोड़ते थे जी। आज पाकिस्तान सीज फायर तोड़वा के दिखा लीजिए, पता जवाब मिल जाएगा आपको। आपने जितने आतंकवादी भारत के अंदर भेजे बम लगाने के लिए, अब वो बम पाकिस्तान में लग रहे हैं जी। अब उन आतंकवादी पूछ लीजिए ना, आपने काम दे रखा था इंडिया के लिए, वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन्हें तो काम कर रहा है। तो आज भारत में जो शांति है उसको चीज को देखिए ना। आप ये देखिए, आपने एक आतंकवाद के लिए एक देश से लड़ते लड़ते पूरे अपने मुल्क को तबाह कर लिया आपने जी, और यहाँ कह रहे हैं आपको वीजा नहीं मिला। अरे भाई कैसे वीजा मिल जाएगा? गद्दारों को वीजा नहीं मिला करता। पहले शांति दूत बनिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा माहौल बनाइए, फिर मेरे भारत में आइए। क्योंकि इस पाकिस्तान ने इस भारत के अंदर जो आंदोलन जीवी पैदा करे ना, फिलहाल उनको ठीक करा जा रहा है। ये तो आपको भी पता है, जब आप भी कह रहे हैं कि हर चीज पे, हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। हमने तो सबूत सहित किया है। पूछिए अपने विदेश मंत्रालय से, जब हमने पाकिस्तान से धारा 370 हटाई, 35 से हटाई, तो यूएन में क्या बोलने गए थे आप दूसरे मुल्क के लिए? आप दूसरे मुल्क में दखल अंदाजी करें वो ठीक लगेगा आपको, और दूसरा मुल्क बोले भी ना, तो इस तरह नहीं चलता श्रीमान। और आइए भारत, आप करते हैं हिंदू मुसलमान की बात, ये तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान का कितना मुसलमान था, और जो आज पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो भारत में जितने भी भारत में हिंदू आए हैं उनके घरों में रह रहे हैं जी। आज तक वो अपना घर तो बनवा नहीं पाए, और उन्हीं का जो छोड़ के गए थे धन और सोना वही खाया उन्होंने। पाकिस्तान ने कौन सी स्कोप मिलार बना दी हो आज तक, बताइए कोई। ठीक है प्रदीप जी, मैं जा रहा हूं त्यागी सर के पास। त्यागी सर, योर व्यू ऑन दिस, जो दुरानी साहब ने बातें कही है पाकिस्तान को लेकर, उस पर आपका रिएक्शन त्यागी सर। अच्छा, दुरानी साहब एक बड़े ज़हीन आदमी है। मैंने आज से थोड़ी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं छोटे छोटे 4 पॉइंट फैक्ट के हिसाब से बताऊंगा।
इन्होंने कहा कि इसका दुक्का एग्जाम्पल पाकिस्तान में हुई है। मैं इनसे एग्री करता हूँ, पर्सनल एग्जाम्पल्स कैन नॉट बी जनरलाइज। मगर ये सवाल पूछता हूँ कि क्या ये सच नहीं है कि आजादी के समय वहाँ जो माइनॉरिटी थी वो 23% थी, जो आज घट के 2% से भी कम रह गई, और जो उनके लोग मुसलमान यहाँ थे वो 9% से 27% हो गए। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा, आपके चीफ ने कहा कि हमारे जो गले की नस है वो कश्मीर है। भाई मुझे ये बताओ कि आपके गले की नस में किसी दूसरे देश की यूनियन टेरिटरी कैसे हो सकती है? सवाल नंबर 3, उन्होंने कहा हम 2 नेशन थ्योरी को यकीन करते हैं। अब ये 2 नेशन थ्योरी इजराइल और हमास वाली नहीं है। इनकी 2 नेशन थ्योरी का मतलब है कि वी डू नॉट हैव ए कॉमन हेरिटेज। हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हिंदू मुसलमान रहते हैं, मानते हैं कि हमारे पुरखे एक ही थे, मगर ये कहते हैं नहीं, हमारी कॉमन हेरिटेज एक नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी तुम्हारे मुकाबले सुपीरियर है। ये आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी सेकुलरिज्म के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है। इनकी एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये कहते हैं, चीफ ने कहा, इनके आर्मी चीफ ने, कि क्या समझते हैं ये आतंकी कि इनकी घटनाओं की वजह से, यानी कि BLA और TTP की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा? क्या वो पाकिस्तान की डेस्टिनी को नहीं जानते? बस इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हम आपकी डेस्टिनी को जानते हैं, क्योंकि आप में एक खासियत है, आप में काबिलियत है। आप ये कहते हैं कि मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है, और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। ये हुनर आपके पास है, इसके लिए हम आपको बाकायदा आपकी इस बात को मानते हैं। वरना जो चीफ ने बात कही है, क्योंकि अगर कोई बंगाल या नेपाल या सिक्किम का आर्मी चीफ होता तो बात अलग होती। पाकिस्तान के अंदर देश आर्मी के पास है, बजाय इसके कि आर्मी देश के पास है। लिहाजा उसका इस किस्म की बात कहना कि हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है और 13 लाख की फौज हिंदुस्तान की हमारा कुछ नहीं कर पाई, ये अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने जैसा है। लिहाजा मैं इसे ये कहूँगा कि आर्मी चीफ को अपने पद का लिहाज रखते हुए ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने 4 पॉइंट आपको दिए हैं सर, इक्का दुक्का के ऊपर, जीन्स के ऊपर, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, और इनके मांगने वाले कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसमें हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, तो कटोरा लेके सब जगह चले जाते हैं। पॉइंट टेकन त्यागी सर। अब क्या दुरानी हमारे साथ हैं पाकिस्तान से? चलिए, उनसे कनेक्शन हमारा टूट गया, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन शिशिर चतुर्वेदी, मैं ये भी आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो स्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं की है, जो अल्पसंख्यकों की है, और जो हमारे देश में हिंदू जिस तरह से रह रहा है, हमारे देश में अल्पसंख्यक जिस तरह से रह रहा है, हमारे वक्फ बिल को लेकर हजारों मुसलमान सड़कों पर आ गए। लेकिन क्या पाकिस्तान में यह पॉसिबल है क्या कि सरकार की नीति, सरकार के नियम के खिलाफ कोई हिंदू सड़क पर उतर जाए? भला क्या ये संभव है पाकिस्तान में? सच्चाई है कि अपने ही देश में इनके अपने मुसलमान भाई, जिनके लिए मुसलमानों के लिए देश अपना बंटवाया, वो मुसलमान एक नहीं है। कोई बलूच, कोई अफगानी है, कोई पठान है, तो आपस में मार काट मचाए हुए और हालात पूरा देश तो संभल नहीं रहा है। वहां के मुसलमान नहीं संभल रहे, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। सभी सीमाओं पर इनकी लड़ाई जारी है, विवाद है, और किस प्रकार से तनाव है सीमाओं पे, एक देश खुद है। चीन में इनके जो लोग गए वहां उनकी क्या दशा है? वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, वहां इनको सेंटर होम में रखा जा रहा है, दाढ़ी कटवाई जा रही है, टोपी हटवा दी जा रही है, तो मदरसे तोड़े जा रहे हैं। लोग पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में से आजादी से आज तक सेना पर्दे के पीछे से सरकारें चलाती है। जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति सेना के खिलाफ काम करता है जी, वो वहाँ जेल पहुंच जाता है।
और पूरी तरीके से जनरल मुनीर का जो बयान है वो सेना का बयान नहीं, वो एक राजनीतिक परिदृश्य आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो जनरल रिटायरमेंट होता है वो आके राष्ट्रपति बनने के साथ देखता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये इसको इसी कड़ी में देखा जाता है। ठीक है। प्रदीप भटनागर, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हर इंटरनेशनल पोडियम से, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से रोता रहता है, विलाप करता रहता है, और इस बार भी देखिए अपना देश चल रहा है ठीक से, लेकिन कश्मीर की तुलना गाजा से करते हैं। प्रदीप भटनागर, पाकिस्तान के जो जुड़े हुए थे पत्रकार, थोड़ा सा मेरे देश में दुनिया देख रही है, थोड़ा सा बहुत लिमिटेड और सीमित बोलना पड़ रहा था मुझे जी, और मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ेगा। मगर ये लोग जो कह रहे हैं ना इन्हें वीजा नहीं मिला, मैं तो कहीं मैंने बताऊँ वीजा नहीं मिलता है, पहले अच्छे बनो उसके बाद आओ। ये पाकिस्तान जब भारत के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, भारत के मुसलमानों पे मर्सिडीज BMW है और इतनी महंगी महंगी मोटरसाइकिलें हैं कि इनके देश में नहीं होंगी जी, ये बैठ के भड़का रहे थे यहाँ बैठ के भारत के बारे में। तो मैंने पूछा, इनसे जवाब दिया नहीं उन्होंने कि 2014 से पहले आपने खूब दम ब्लास्ट की, अब क्यों नहीं कर रहा? दिखाइए ना आपने हिम्मत जी, सीजफायर तोड़ के दिखाइए, पता लग जाएगा आपको। ये आज का भारत है जो कांग्रेस ने भारत चलाया और भारत आज का भारत वो डिफरेंट है। तो आज समझा देगा देश नागरिक की पाकिस्तान को क्या है। मगर जो देखिए जो इनकी बात जो समझ में आ रही है वो यही है कि ये कभी दोस्ती लायक फेल ना रहेंगे और कोई बात नहीं है। इसमें मैं क्या बहस करता है, इसमें जिनके पूर्वज कह गए हो भैया ये पड़ोसी, तो अक्सर हमारे यहाँ तो देश में पड़ोसी से अगर लड़ाई हो जाए तो शाम को दोस्ती कर लेते हैं, मगर इनके तो पूर्वज कह के गए कि भारत से तब तक